कभी सोचा है कि हजारों साल पहले की दुनिया कैसी रही होगी? आज हम एक तरह से जासूस बनने वाले हैं और अतीत के कुछ सुरागों की पड़ताल करेंगे। हमारे पास दो तरह के सबूत हैं। एक तो हैं पुरानी किताबें और दूसरी हैं खामोश कब्रें। चलिए देखते हैं ये हमें क्या कहानी सुनाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम उन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं जिनका लिखा हुआ शायद कुछ भी हमारे पास नहीं है, या जिनकी भाषा अब हम पढ़ नहीं सकते। इतिहासकार आखिर इन गुत्थियों को सुलझाते कैसे हैं? देखिए, अतीत में झांकने के लिए हमारे पास दो मेन खिड़कियां हैं। पहली है साहित्यिक स्रोत, मतलब पुरानी किताबें जैसे वेद, जो हमें सीधे सीधे उस जमाने की बातें बताते हैं। और दूसरी खिड़की है पुरातात्विक स्रोत, जैसे कि कब्रें, जो भले ही खामोश हों पर बहुत कुछ कह जाती हैं। तो चलिए अपनी पहली खिड़की से झांकते हैं, और ये है ऋग्वेद की दुनिया। ये दुनिया की सबसे पुरानी रचनाओं में से एक मानी जाती है। जरा सोचिए, 3,500 साल! ये इतना पुराना है कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसी दौर में ऋग्वेद के भजनों को बनाया जा रहा था, रचा जा रहा था। अच्छा, तो ये ऋग्वेद आखिर है क्या? असल में ये 1,000 से भी ज्यादा भजनों का एक कलेक्शन है, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। और सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से कही गई बात। ये सिर्फ कविताएं नहीं थीं, ये प्रार्थनाएं थीं जो ऋषियों ने रची थी। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ऋग्वेद को लिखा बहुत बहुत बाद में गया। सदियों तक इसे बस सुना और सुनाया जाता था। मतलब एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को, गुरु अपने शिष्य को ये भजन सुनाकर याद करवाते थे। तो ये प्रार्थनाएं थीं किसके लिए? इनमें 3 देवता बहुत खास थे। एक थे अग्नि, यानी आग के देवता। दूसरे थे इंद्र, जो एक बहुत ताकतवर योद्धा देवता थे। और तीसरे थे सोम, जो असल में एक पौधा था जिससे एक खास तरह का ड्रिंक बनाया जाता था। अब सवाल ये है कि ये लोग प्रार्थना में मांगते क्या थे? उनकी प्रार्थनाओं से ही पता चलता है कि उनके लिए क्या जरूरी था। वो मवेशियों, घोड़ों और खासकर बेटों के लिए प्रार्थना करते थे। घोड़ों को रथों में जोता जाता था और फिर उन रथों पर बैठकर लड़ाइयां लड़ी जाती थीं। मवेशियों के लिए जमीन और पानी के लिए। ऋग्वेद से हमें उस समय के समाज की एक झलक भी मिलती है। लोगों को उनके काम से जाना जाता था। एक तरफ थे पुजारी, जिन्हें ब्राह्मण कहते थे, जो पूजा पाठ करते थे। दूसरी तरफ थे राजा, लेकिन ये आज के जमाने के राजाओं जैसे नहीं थे, जिनके बड़े बड़े महल या सेनाएं हों। ये तो बस बहादुर योद्धा होते थे, जिन्हें लोग अपना नेता चुन लेते थे। और आम लोगों के पूरे समुदाय को जन या विश कहा जाता था। तो ये तो थी किताबों की बात। अब ऋग्वेद की दुनिया से बाहर निकलते हैं और अपनी दूसरी खिड़की की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी है पत्थरों की, यानी महापाषाणों की, जो हमें एक बिल्कुल अलग तरह की कहानी सुनाते हैं। महापाषाण, नाम से ही पता चलता है, महा यानी बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर। ये सिर्फ बड़े पत्थर नहीं थे, बल्कि ये वो निशान थे जिन्हें लोगों ने कब्रों के ऊपर लगाया था, ताकि पता चले कि यहाँ किसी को दफनाया गया है। ये चलन आज से करीब 3,000 साल पहले शुरू हुआ था। और ये सिर्फ एक जगह पर नहीं, बल्कि दक्कन, दक्षिण भारत, यहाँ तक कि उत्तर पूर्व और कश्मीर में भी फैला हुआ था। इन कब्रों में कुछ चीजें अक्सर मिलती हैं, जैसे खास काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन और लोहे के औजार और हथियार। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। जब पुरातत्वविदों ने इन कब्रों को खोदा, तो उन्हें पता चला कि हर किसी को एक ही तरह से नहीं दफनाया गया था। जैसे ब्रह्मगिरी नाम की एक जगह पे एक कंकाल मिला, और उसके साथ क्या क्या था? 33 सोने के मनके, 2 पत्थर के मनके, 4 तांबे की चूड़ियां और एक शंख। जाहिर है ये कोई बहुत जरूरी इंसान रहा होगा। और वहीं दूसरी तरफ कुछ कब्रें ऐसी भी थीं जिनमें कंकाल के साथ सिर्फ मिट्टी के कुछ बर्तन रखे थे। ये फर्क साफ साफ बताता है कि उस समाज में कुछ लोग अमीर थे तो कुछ गरीब, यानी सामाजिक भेदभाव था। पर एक और पहेली सामने आई। कुछ कब्रों में एक से ज्यादा कंकाल मिले। इससे एक नया और दिलचस्प सवाल खड़ा हो गया। क्या ये फैमिली ग्रेव्स थीं? क्या ये कब्रें परिवारों के लिए थीं? और ऐसा लगता है कि हाँ, एक ही परिवार के लोगों को अलग अलग समय पर एक ही जगह दफनाया जाता था। कुछ कब्रों में तो पॉटहोल यानी छोटे सुराख भी मिले हैं। शायद इन सुराखों से ही बाद में परिवार के दूसरे सदस्यों के शवों को कब्र के अंदर रखा जाता था। तो अब तक हमने 2 अलग अलग तरह के सुराग देखे हैं, ऋग्वेद के भजन और पत्थर की कब्रें।
अब चलिए इन दोनों खिड़कियों से मिली जानकारी को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि अतीत की कैसी तस्वीर बनती है। तो देखिए, एक तरफ ऋग्वेद हमें पुजारियों, राजाओं और जन जैसे सामाजिक ग्रुप्स के बारे में बताता है। ये बताता है कि उनके लिए मवेशी, घोड़े और युद्ध कितने जरूरी थे। और दूसरी तरफ ये पत्थर की कब्रें हमें अमीर और गरीब के बीच का फर्क और परिवार के रिश्तों की अहमियत के बारे में बताती हैं। लेकिन इतिहास कभी भी आपको पूरी कहानी नहीं बताता। हमेशा कुछ सवाल छूट जाते हैं, कुछ ऐसे दिलचस्प बातें रह जाती हैं जो हमें और सोचने पर मजबूर कर देती हैं। एक आखिरी दिलचस्प किस्सा देखते हैं इनाम गांव का। यहाँ एक आदमी को एक बहुत बड़े 4 पैरों वाले मिट्टी के मटके में दफनाया गया था, और कहाँ, एक 5 कमरों वाले घर के आंगन में। उसके शरीर को भी पालथी मारकर बिठाया गया था। ये सारे सबूत चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वो आदमी उस बस्ती का कोई बड़ा और खास इंसान रहा होगा। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जरा सोचिए, जैसे हम आज इन पुरानी किताबों और कब्रों से अतीत को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कल हमारी दुनिया गायब हो जाए तो भविष्य के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? हमारी डिजिटल किताबें और हमारी आज की कब्रें उनके लिए क्या कहानी बयां करेंगी? सोचने वाली बात है ना?